कि रंगमंच पर आपकी शुरुआत कैसे हुई? कह सकते हैं कि रंगमंच की हवा रास आ गई। शादी के बाद में क्या आपको रंगमंच से अलग करने की कोशिश की गई? मुझे अब नाटक डायरेक्ट करना है तो मेरे दिमाग में पहला नाटक वही आया। कह सकते हैं कि किस्मत वाले होते हैं जो रंगमंच पर आ जाते हैं। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल कथक बैकग्राउंड से आती हूँ। एक जन्म तपस्या करोगे तो अगले जन्म कलाकार होगे। तो ये थिएटर वाले बच्चे इसीलिए शायद अलग दिखते हैं। हार में भी जीत तलाश लेने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन एक डायरेक्टर को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप किन के साथ रहे? ये थिएटर किसी को भूखा भी नहीं मारने देता है। पैसा भी है, नाम भी है, लेकिन मेहनत भी है। हम नजर में आए न आए, हमारी सोच नजर में आनी चाहिए। सोच नजर में आनी चाहिए। स्टेज पे जाकर फोटो खिंचाना मेरे लिए न पहले था इम्पोर्टेंट, न अब है। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स की अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो अपने आप में एक अलग ही व्यक्तित्व रखती हैं और ये कहा भी जा सकता है कि जयपुर रंगमंच पर अगर महिला शक्ति है तो उस महिला शक्ति का उदाहरण यही है। हमारे साथ हैं श्रीमती रुचि भार्गव जी नरूला। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत, और आप सबको भी नमस्कार। कैसे हैं रुचि जी? मैं ठीक हूँ। महिला शक्ति का उदाहरण तो मैं चलिए मान लेती हूँ अपने आप को, लेकिन मेरे से पहले भी जयपुर थिएटर में बहुत नामी महिलाएं रही हैं और जिन्होंने उन सब ने बहुत ही समाज की धारा के विरुद्ध बहकर भी काम किया है। बिल्कुल। तो मैं उस विरासत का भी सम्मान करती हूँ जो रमा पांडे जी, इला अरुण जी, सुशीला नागर जी, रेखा कानोत्रा जी, किरण राठौड़ जी, इन सब से होकर मुझ तक पहुँचती है। अगली कड़ियों में हम उन सभी से मिलने वाले हैं जी। और आज किस्मत से आपसे मिलने का मौका मिला तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं भी धन्यवाद देती हूँ तुम्हें प्रशांत, इसलिए भी कि ये इसी बहाने जयपुर थिएटर के इतिहास का एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। आपने अभी जो पिछले अपने ये वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं वासुदेव भट्ट जी के साथ या सरताज नारायण सर के साथ, वो अपने आप में आप इतिहास को डॉक्यूमेंट करके रख रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज काफ़ी कुछ सवाल हैं जो मैं लिख के लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि इतनी चीज़ों को दिमाग में रख पाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, कहीं कुछ रह ना जाए इसलिए लिख लिया। सबसे पहला सवाल, जैसा कि आमतौर पर सभी के साथ होता है, जितने भी रंगकर्मी हैं, रंगमंच पर शुरुआत की सबकी अपनी अपनी एक कहानी होती है। जी, आप अपनी कहानी के बारे में बताएं कि रंगमंच पर आपकी शुरुआत कैसे हुई? लंबी सुनाऊं या छोटी? छोटी सी सुना देंगे तो ज्यादा सवाल पूछ पाएंगे, लंबी सुना देंगे तो फिर अगले इंटरव्यू का और इंतजार करना पड़ेगा। 2 भागों में आपका इंटरव्यू करना पड़ेगा फिर। नहीं। तो दरअसल मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं क्वालिफिकेशन से तो टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। पढ़ाई मैंने टेक्सटाइल डिजाइनर होने की करी और नौकरी भी वही करती थी। लेकिन बचपन से मेरी माँ को बहुत इस बात का शौक था कि उनके बच्चे सब कला विद्याओं में भी रत रहें, तो उन्होंने हम बच्चों को शुरू से ही डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, निटिंग, स्टिचिंग, कुकिंग, ये सब क्लासेस कराई थी। और हम सब ने अपना अपना, चारों भाई बहनों ने ये चीज़ें भी परस्यू करी। तो मैंने डांस परस्यू करा और मैं कथक की नृत्यांगना रही और श्रुति मंडल के साथ और सचिन शंकर बैले ट्रूप के साथ मैंने ऑलमोस्ट पूरे भारत में शोज किए। बहुत। और कथक केंद्र की भी स्टूडेंट रही तो कथक केंद्र के साथ भी परफॉर्म किया बहुत। तो मेरा बेसिकली वो फील्ड था। और फिर एक समय आया जब मैंने अपनी डिज़ाइनर की नौकरी छोड़कर और एक स्कूल में डांस टीचर और कोऑर्डिनेटर की नौकरी की। उसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी स्किल्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और इसलिए हमने ड्रामा डिपार्टमेंट का फॉर्म भर दिया।
लेकिन ड्रामा डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जो चीज़ ने मुझे इम्प्रेस करा था उस प्रोस्पेक्टस में वो थी लाइट डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। मुझे लगा ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वी शुड लर्न दिस। तो एडमिशन के लिए चले गए हम डिपार्टमेंट, ऑडिशन हुआ और ऑडिशन के दौरान क्योंकि नाटक के बारे में कोई चीज़ जानकारी थी नहीं, डायलॉग बोलना आता नहीं था, तो वो सब काम मैं कर नहीं पाई ऑडिशन में। जो डायलॉग्स दिए गए थे ऑडिशन में कि आपको प्रिपेयर करके आना है, वो मैं नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि शायद मेरा एडमिशन नहीं होगा लेकिन मेरा एडमिशन हुआ। और फिर क्योंकि मैं नौकरी में थी तो मेरे लिए एक ये पशोपेश हो गई कि नौकरी छोड़ूं या ये कोर्स करूं। तो फिर एक सामंजस्य बैठा दोनों ही जगह कि मुझे हाफ डे की छुट्टी दे दी गई और हाफ डे के बाद मैं जाकर डिपार्टमेंट में अटेंड करती थी क्लासेस। वो जो मेरा 1-1.25 साल निकला वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स करने में, वो लाइफ चेंजिंग था। जयरूप जीवन सर के साथ मैंने पहला नाटक किया, उसके बाद विजय माथुर जी के साथ किया, फिर रवि चतुर्वेदी सर के साथ किया। तो मुझे महसूस हुआ कि यही वो जगह है जहाँ मैं होना चाहती हूँ। मतलब मुझे यहाँ आकर बहुत ही आत्मिक शांति मिलती है और मैं अपनी तरह से चीजें कर पाती हूँ। और कह सकते हैं कि रंगमंच की हवा रास आ गई। हाँ, रास आ गई। और जैसे मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही, पर मैंने हमेशा पढ़ाई इसी नजरिए से की थी कि पास होना है या इतने % मार्क्स आने हैं बस। लेकिन जब मैं थिएटर में आई तो मुझे वो चीज़ों में मज़ा आना शुरू हो गया। मतलब अब आप पुरानी स्क्रिप्ट्स पढ़ो, उनके बारे में फिर और कुछ पढ़ो, फिर पता, वो जो जॉय ऑफ नॉलेज होती है ना, वो मुझे थिएटर में आके महसूस हुई। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं यहीं रह गई। बहुत सुंदर। जी। तो मतलब आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको मिला? हाँ, ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हालांकि मेरी माँ हमेशा यही चाहती थी कि मैं डांस करूं और उन्होंने मेरे जीवन में मेरे डांस प्रोग्राम्स कभी छोड़े नहीं। पर नाटक उन्होंने मेरा पहला देखा होरी, जिसमें धनिया का हस्बैंड मर जाता है और फिर वो रोती है, तो वो उनको समझ नहीं आया कि मैं नहीं देख सकती हूँ ये सब। तो उनको ये था कि डांस करो। चलो, ये तो शादी से पहले की आपकी कहानी है। शादी के बाद में क्या आपको रंगमंच से अलग करने की कोशिश की गई आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की गई। और मेरे हस्बैंड तो खैर, उनका तो बहुत ही इमेंस सपोर्ट रहा है मेरे साथ। उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करा। बल्कि एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में जब मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा थीं। मतलब सास ससुर दोनों बीमार थे और उन्हें बहुत क्रिटिकल अटेंशन की ज़रूरत थी। ऐसे समय में भी उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि तुम चाहो तो तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, मत छोड़ो, कैसे भी मैनेज करेंगे। लेकिन मुझे पता था नहीं हो सकता है ये ऐसी चीज़ें, आपको एक चीज़ चुननी होगी। तो मैंने अपनी मर्जी से ही चुना था कि मेरे लिए परिवार पहले, फिर थिएटर करूँगी। समय की मांग के हिसाब से। हाँ, लेकिन मेरे को अपने परिवार की तरफ से कभी कोई न पहले थी न अब थी। बल्कि मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि एक ऐसे समय पे जब हम घर बनाने की सोच रहे थे कि हमें घर बनाना है नया, और हम डिस्कशन कर रहे थे कि ऐसा घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को ये बात कही कि जब तुम अपना ऑफिस बनाओगे तो रुचि की जगह भी बनानी है तुम्हें। तो हमने घर की बजाय स्टूडियो कलंदर बनाया है। ग्रेट। और ये बिना मेरे हस्बैंड के और मेरी सास के आशीर्वाद के नहीं हो सकता था। ग्रेट। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको शादी के पहले भी ऐसा माहौल मिला परिवार में, और शादी के बाद भी जिस परिवार में आप गई हैं उस परिवार में भी आपको और भी ज्यादा सपोर्ट करने वाला माहौल मिला है। आमतौर पर लड़कियों को ये सब मिलता नहीं। हाँ, मेरे साथ ऐसा कब, मैं लेट भी, मतलब शादी से पहले भी डांस की रिहर्सल भी हमारी काफी 10 साढ़े 10 बजे तक चल जाती थी। और थिएटर में तो ऐसा होता ही है जी। मतलब जब मैं 30 डेज कर रही थी तो हमने रात के 2-2:30 बजे तक भी रिहर्सल की है। लेकिन मेरे को कभी इस बारे में तो कोई सवाल किया ही नहीं, ना मेरे पेरेंट्स ने किया, ना मेरे ससुराल वालों ने किया। 30 डेज ऑफ सितंबर जी। उसके बारे में कुछ बताएं।
30 डेज ऑफ सितंबर मेरा पहला बड़ा नाटक था जो मैंने डायरेक्ट किया। महेश दत्तानी जी का लिखा हुआ नाटक है और बहुत ही सुंदर कहानी है। और मैंने ये कहानी पढ़ी थी 2004 या 5 में। मुझे ये किताब मेरे भाई ने गिफ्ट की थी, तो मैं सारे नाटक पढ़े थे। उनमें एक ये भी था, ये मेरे मन में रह गया था। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ और वो चीज़ें उसकी पर्सनालिटी पर जमी रह गईं। और फिर वो जिस तरह से बड़ी हुई, जिस तरह की पर्सनालिटी के साथ बड़ी हुई, वो उसके वर्तमान जीवन को बहुत तरह से हैम्पर कर रही है। और मुझे अपने आसपास ऐसे बहुत लोग दिखते हैं जिनके जीवन की पुरानी घटनाएं, सिर्फ चाइल्ड अब्यूज ही नहीं और बहुत सी, वो उनके पर्सनालिटी पे रह जाती हैं। और हम कोई भी उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करना चाहते। हम जज करते हैं खाली कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। हम ये नहीं सोचते कि ये ऐसा क्यों है। तो ये बात मेरे दिमाग में थी और जब मैंने ये सोचा कि मुझे अब नाटक डायरेक्ट करना है, तो मेरे दिमाग में पहला नाटक वही आया कि मुझे यही करना है। अब उसमें ये था कि वो अंग्रेजी में था नाटक और बहुत ही भारी और गूढ़ विषय था ये, जिसको लोग ये मानते हैं कि अरे वैसे ही ऑलरेडी जीवन में इतने दुख हैं और एक और दुख की कहानी तुम करने जा रही हो। लेकिन somehow मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। और हमने करीब 6 महीने का समय लिया था उसको तैयार करने के लिए। और फिर हमने उसको महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में किया था और हाउसफुल शो था और लोग बैठे रहे, बाद में भी बैठे रहे। बाद में उन्होंने बातचीत की कलाकारों से, महेश जी खुद आए थे, महेश दत्तानी, उनसे, मेरे से। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल था। और उसके बाद भी लोगों के शो के बाद ना फ़ोन आते थे महिलाओं के कि आपने हमारी कहानी कह दी, हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसा है। तो हमारे समाज में ऐसी चीज़ें बहुत हैं जिनको हम एड्रेस ही नहीं करते। लोग उस कहानी को अपने आप से रिलेट कर पाते। हाँ, और अभी भी जब मैंने इसके शोज किए तो जो मेरी मेन लीड एक्ट्रेस हैं दोनों, उनके पास भी और मेरे पास भी बहुत लोगों की कॉल्स आती हैं कि मतलब आपने ऐसा विषय उठाया है कि आपको ये करते रहना चाहिए ताकि लोगों को सच का पता तो लगे, नहीं तो वो दबी ढकी चीज़ें रह जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, रंगमंच पर कुछ बच्चे आते हैं और काफ़ी सारे बच्चे मतलब रंगमंच पर नहीं आ पाते। कह सकते हैं कि किस्मत वाले होते हैं जो रंगमंच पर आ जाते हैं। रंगमंच वाले बच्चों में और ऑर्डिनरी बच्चों में आमतौर पर किस तरह का फ़र्क आप देख पाते हैं? देखिए, एक बात तो ये हमेशा से कही जाती रही है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल कथक बैकग्राउंड से आती हूँ, तो हमें बचपन से ये कहा जाता था कि एक जन्म तपस्या करोगे तो अगले जन्म कलाकार होगे। तो जितनी भी कला विधाएं हैं वो इस तरह का डेडिकेशन मांगती हैं कि आप एक पूरा जन्म लगा दीजिए तो फिर आपकी शुरुआत होगी जी। और चाहे थिएटर हो, चाहे डांस हो, चाहे गायन या वादन हो, इन सब में इतनी ही लगन, इतनी ही डेडिकेशन की जरूरत होती है। इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, कि कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपको जो काम तय किया गया है आपके में, उसको आप 100% पूरा करके देना ही है, चाहे आपके आसपास के माहौल में कुछ भी हो रहा हो, दुनिया पलट जाए, पर आपका ये, इसीलिए ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क है ना, ये बेस्ट यहीं सीखा जा सकता है जी। बिल्कुल, कि आप मैनेज कैसे, मतलब इट इज वेरी मच अबाउट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। आपने प्लान कर लिया है, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसमें क्या बाधाएं आएंगी, उनको आप कैसे पार करोगे, इसके लिए ही तैयार किया जाता है आपको। तो इसलिए शायद ये जो फर्क है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि जीवन में सफल वो ही है जो ये मंत्र को पकड़े, किसी भी काम के फील्ड में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी, अगर आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं तो भी, ये ही फॉर्मूला है सफलता का। लेकिन इस फील्ड में आपको ट्रेनिंग ही इसी बात की दी जाती है कि आपको, जैसे हमेशा कहती है ना कि भाई पहले जाओगे तो आप झाड़ू पोंछा चाय का काम ही करोगे, सेट लगाने का काम ही करोगे, फिर आप मेन उस पे आओगे, तो आपको सीढ़ियां चढ़ना सिखाया जाता है कि कैसे चढ़नी है।
और फिर उन सीढ़ियों पे जमा कैसे रहना है ये सिखाया जाता है। तो इसीलिए वो आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। मतलब आप अक्सर देखिएगा कि समाज में, परिवार में जो लोग थिएटर करते हैं वो बेटर एग्जीक्यूशन कर पाते हैं चीज़ों का, इसीलिए क्योंकि उनको इसकी आदत डाल दी जाती है। जी, थिएटर वाले बच्चों पे भी ये चीज़, हाँ ये है ही। तो ये थिएटर वाले बच्चे इसीलिए शायद अलग दिखते हैं शायद कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका हाँ हाई होता उनका है, वो आ जाता है, personality develop प्लस हो उनको चुकी है। लड़ना आ जाता है जिंदगी से कि लड़ना कैसे, और हार भी हारना भी सीख जाते हैं, क्योंकि हर वक्त आप परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कहीं कहीं आपका क्रिटिसिज्म भी होगा, तो क्रिटिसिज्म होगा तो आपको हार सहन करनी आएगी, जो हमारे एक नॉर्मल उसमें से अब गायब होता जा रहा है। हारना सीखना भी बहुत जरूरी है। खेल है, खेल में तो दोनों पहलू होते हैं। हाँ, सिर्फ जीत ही जीत जरूरी नहीं है, हार कर उसको कैसे आप अपने बिहेवियर में डालोगे और वापस आगे कैसे बढ़ोगे ये सीखना बहुत जरूरी है। कभी तो कहा गया था कि हार में भी जीत तलाश लेने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी आपने किसी और की मेहनत पर अपनी मोहर लगाई है, या आपकी मेहनत पर कभी किसी ने खुद की मोहर लगाई है, और ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, तो जायज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी मेहनत है उसी की होनी चाहिए। मेरे साथ फॉर्चुनेटली, मतलब ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं कि किसी ने मेरी मेहनत को ओन कर लिया हो। और जब हम जिन सीनियर्स के साथ में काम कर रही थी, तो देखिए वो तो है ही कि आपका क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन तो सब चीज़ों में होता ही है। जैसे आप एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं और आप अपने रोल पे मेहनत कर रहे हैं, आप दूसरे एक्टर्स के साथ भी मेहनत कर रहे हैं, पर वो प्ले तो उस डायरेक्टर का ही कहलाएगा और ये आपका कर्तव्य है ऐसा करना। तो मैं नहीं मानती कि मेरा कोई क्रिएटिव फायदा किसी ने उठाया है, बल्कि उस दौरान हमने सीखा ही है। लेकिन ऐसा कभी कभी सुनने में आता है, तो कभी कभी तो यूं भी होता है कि आप थोड़े अपरिपक्व होते हो और फिर इस तरह की बातें कर देते हो कुछ बड़े लोगों के साथ में। मेरे को लगता है कि आप हर चीज में सीखते ही हो। कोई आपका किए हुए काम का क्रेडिट शायद ले ले, बिल्कुल, पर वो बहुत ही मोमेंटरली होगा। जो काम आपने किया है, जिस एक्सपीरियंस से आप गुजरे हो, जिस जर्नी से आप गुजरे हो, वो कोई भी नहीं ले सकता है, वो आपकी अपनी है। वो जर्नी हमारी, और वो जर्नी इम्पोर्टेंट होती है, डेस्टिनेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। थिएटर में डायरेक्शन के दौरान आप किन किन बातों से इरिटेट होते हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक डायरेक्टर को बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखना पड़ता है और बिल्कुल ऐसा हो जाना पड़ता है कि आप यू आर अ बैगर, यू आर नॉट अ चूजर। तो आपके पास जो चीजें उनमें आप बेस्ट कैसे ला सकते हो उस पे करो। पर मुझे बेसिकली कुछ चीजें जिन पे चिढ़ आती है वो ये कि थिएटर वो जगह नहीं है। मतलब अगर आपको ग्लैमर और वो तरह का स्टेटस चाहिए तो फिर आप फिल्मों में, टेलीविजन में जाओ, बिल्कुल वहाँ है। थिएटर वो विधा है जहाँ नाटक से बड़ा कुछ नहीं है। तो अगर नाटक से बड़े आप हो, आप अपने आप को समझ रहे हो, तो फिर वो चीज़ मुझे थोड़ी परेशान करती है। पर मैं बहुत इन चीज़ों से भी डील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये सामने वाले के साथ भी यही है, आप अपना कितना डेडिकेशन डालोगे, आपकी श्रद्धा कितनी है इन सब चीज़ों में, उतना ही आपको वापस भी मिलेगा। आपने शुरुआत से कई निर्देशकों के साथ काम किया है जी। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप किन के साथ रहे? सबके अपने अपने प्लस पॉइंट्स थे, पर बाबा एस वासुदेव, जिनको मैं गुरु भी मानती हूँ, उनके साथ मैंने बहुत काम किया और उनमें बहुत पेशेंस और कलाकार तो खैर वो थे ही आला दर्जे के, एक्टर भी बहुत अच्छे थे। वो डायरेक्टर जितने अच्छे थे उससे बेटर वो एक्टर थे और उनके जो इनपुट्स आते थे वो कमाल ही थे। लेकिन जैसे रवि चतुर्वेदी जी का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत प्लान करके काम करते हैं। उनकी सब चीज़ कागज़ों पर होती है और टाइम बाउंडेशन के साथ वो काम करते हैं,
तो वो उनसे बहुत सीखने लायक चीज़ है। विजय माथुर जी वॉज समबडी जो आपकी सारी गांठें खोल देते हैं। मतलब उन्होंने मेरे अंदर के एक्टर को जगाने का काम उन्होंने ही किया। उन्होंने वो इतनी स्पेस देते हैं आपको कि बस कमाल ही वो था उनका। और भी जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया तो सबका अपना एक नया ही तरीका था काम करने का। मैंने बहुत एंजॉय किया। रंगमंच पर आए दिन नई नई लड़कियां भी आती रहती हैं और ज़्यादातर का सपना होता है कि जाते ही हीरोइन बन जाएं और वो फिर जो है कुछ अलग ही मतलब ग्लैमरस वर्ल्ड यहाँ तलाशने लग जाती हैं। उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। आजकल के समय में 99% लोग जो थिएटर में आ रहे हैं उनका टारगेट फिल्म और टेलीविजन ही होता है। ये एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं थिएटर को और फिर फाइनली मुंबई का ही रुख करना चाहते हैं। और मुझे लगता है उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और बुराई क्या, मतलब आप उसको रोक भी नहीं सकते हो क्योंकि थिएटर उस तरह का मॉनेटरी गेन तो नहीं ही देता है। लेकिन थिएटर के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि थिएटर किसी को भूखा भी नहीं मरने देता है। अगर आप थिएटर के प्रति डेडिकेटेड हैं तो आप अपने टैलेंट और अपने कैलिबर के बराबर आपको कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगा। लेकिन थिएटर से नहीं, थिएटर से सीखने के बाद अगर अन्य दूसरी जगहों पर काम करते हैं तो उससे भी, और उसके साथ आप थिएटर भी करते रहो, वो भी करते रहो। वो मतलब अगर आज आप देखिए, आप ये जो बड़े बड़े नाम है, भानु भारती जी हैं या बंसी कौल जी हैं, ये इन्होंने कॉमनवेल्थ का वो डिजाइन करने के लिए ही बहुत बड़ा अमाउंट लिया था, करोड़ में इट वाज। तो ऐसा नहीं है, पैसा भी है, नाम भी है, लेकिन मेहनत भी है। अगर आप ये सोचो कि हथेली पर सरसों उग जाएगी तो वो थिएटर में नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा आपका ड्रीम प्ले जो आप काफी बरसों से एक्ट करना या डायरेक्ट करना चाह रही हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, किसी भी कारणवश? मैं एक म्यूजिकल प्ले करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने टैलेंट का, जो अभी तक मैं डांस करती हूँ, मैं म्यूजिक से भी रिलेटेड हूँ, मैं पेंटर भी हूँ छोटी मोटी, थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। तो ये सब चीज़ों का भी पूरी तरह से उपयोग मैं अपने नाटकों में नहीं कर पाई हूँ। और मुझे लगता है मैं एक ऐसे नाटक का इंतज़ार कर रही हूँ जहाँ जो म्यूजिकल होगा, जिसमें डांसेस भी होंगे और कुछ एक ऐसी कथा निकलेगी जो पर अब वो कब हो पाएगा ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए मुझे एक बड़ा बजट भी चाहिए, बड़ी टीम भी, डेडिकेटेड टीम चाहिए। तो वो डेडिकेटेड टीम तैयार करने के लिए मुझे समय चाहिए। जैसे ही वो रेडी होगी तो मैं ज़रूर। अच्छा, आमतौर पर मैंने देखा है, मैंने क्या सभी ने देखा है कि सोशल मीडिया पर लोग या तो ऐसी कोई पोस्ट डालते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं मौजूद हों, या फिर ऐसी पोस्ट होती है जिसमें कि उसको बनाने में या उसकी सोच में या कहीं ना कहीं उसके साथ में कोई अटैचमेंट हो उसका। लेकिन आपके साथ में ये है कि सोशल मीडिया पर आप कंटेंट किसी का भी है, आप उसमें कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक मैसेज जा रहा है, आप उसको शेयर करती हैं। ये मैंने खुद ने भी कई बार देखा है, जैसे अभी गीला कचरा, सूखा कचरा और डस्टबिन में बच्चा वो ऐड भी है। आमतौर पर वैसे कोई नहीं लगाएगा, लेकिन जो जागरूक नागरिक है वही ये सब कर सकता है। तो ये क्या थॉट प्रोसेस होता है ऐसी, मतलब? नहीं, जैसे ये जो बात आप सोशल मीडिया की उसकी बात कर रहे हैं ना, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी और लोगों की तरह कर पाऊँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी जगह मौजूद भी हो तो वो फिर पोस्ट डालो आपके, हम फला दिन फला जगह फला आदमी से मिले, फला काम किया। लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाता। मैं सीखना चाहती हूँ वो करना, पर समाव मैं अभी तक उसमें आ नहीं पाई हूँ। और मुझे लगता है कि वो एक माध्यम है जहाँ से आप लोगों की निगाह में बने रहते हो। पर मेरा एक थॉट और भी है, मुझे लगता है आपका काम अपने आप बोलेगा। सही बात है। अपना ढोल खुद बजाने से पता नहीं, शायद मैं बजाने भी लगूं, मैं कोशिश तो करती हूँ पर कर नहीं पाती। लेकिन आप काम अच्छा करोगे, आपका काम बोलेगा। हम नजर में आए ना आए, हमारी सोच नजर में आनी चाहिए। सोच नजर में आनी चाहिए। और ये तो मतलब मैं हमेशा से ये बात मैंने स्कूल में 25 साल नौकरी की और 25 साल तक एनुअल फंक्शन किए, पर आपको मेरी फोटोग्राफ्स नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। क्योंकि हमेशा बैक स्टेज ही काम करते रहते हो आप।
चीज़ें संभालते रहते हो। स्टेज पे जाकर फ़ोटो खिंचाना मेरे लिए ना पहले था इम्पोर्टेंट ना अब है। मतलब अभी भी जैसे मैं जयरंगम का एक हिस्सा हूँ, पर आपको मुश्किल से ही मेरी कोई फ़ोटो मिलेगी, और मिलेगी भी तो तब मिलेगी जब मेरा नाटक भी हो रहा होगा। बिल्कुल, पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। मतलब ज़रूरत ही नहीं है, आप जब उस स्टेटस पर आ जाओ, जब जैसे अभी मेरे को एक फंक्शन में उन्होंने कहा आप चीफ गेस्ट हो जाइए। मैंने कहा अरे आप क्या बात करते हो साहब, और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, उनको बुलाओ आप, मैं मदद करती हूँ आपकी उनको बुलाने में। अभी हम उस लायक ही नहीं हुए कि आप हमें इस तरह का ऑनर दें। तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत कुछ देना बाकी है, अभी तक हमने लिया ही लिया है। तो जब आप देना शुरू हो जाओगे ना, समाज को, थिएटर को, अपने आसपास के लोगों को, तो शायद फिर हम ऐसी इच्छा रखें। कुछ ऐसा आपके मन में है जो अब तक अभी आधे घंटे की बातचीत के दौरान हम बता नहीं पाए, लेकिन वो सबके लिए जानना जरूरी है? कोई ऐसी बात या कोई मैसेज? हाँ, मेरा मैसेज थिएटर करने वाले लोगों से ही है कि एक तो ना दूसरे की लाइन मिटाकर छोटी करना बंद करें। आप अपनी लाइन लंबी करें। आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप अपनी लाइन लंबी करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नेतागिरी और थिएटर दोनों बहुत अलग अलग फील्ड हैं, तो प्लीज थिएटर में नेतागिरी ना करें, क्योंकि जैसे ही आप नेतागिरी करते हैं वैसे ही थिएटर करना भूल जाते हैं। और थिएटर अपने आप में ही एक एक्टिविज्म है। आप अपने काम से बोले ना, आपको अपनी जो बात कहनी है वो नाटक के माध्यम से बोले। सड़क पर आकर खड़े होकर अपनी बात बोलना मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन मैं इस बात को ये भी नहीं कहती कि नहीं मैं ही जो कह रही हूँ वो सही है। हो सकता है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हो, और अगर मुझे लगा कभी तो मैं सुनूंगी भी ये बातें उनकी। एक बात मैं यंगस्टर्स से कहना चाहती हूँ, जो नए लोग थिएटर में आते हैं, कि आप क्या है, देने से पहले हमें मिलेगा क्या, ये एक्सपेक्टेशंस आजकल के बच्चों में होती है। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छा भी मानती हूँ, क्योंकि आपको अपने हक के लिए बोलना आना ही चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, वहाँ से आपको क्या मिल रहा है। एक अच्छा मेंटर चुने जो आपको आपकी अच्छी बातों के साथ आप में कितनी कमियां हैं, आपको किन विषयों पर या किस बिहेवियरल पैटर्न पर या किस टैलेंट पर, किस तरह की स्किल्स पर काम करना चाहिए, ये भी बताए। सिर्फ अच्छा ही ना बोले। तो ये यंगस्टर्स को मेरा मैसेज है कि आप सोच समझ कर चूज़ करें, और जब चूज़ करें तो फिर उसके प्रति डेडिकेटेड रहें। तो यंगस्टर्स, रुचि जी की बातों का ध्यान रखिएगा। रंगमंच पर अगर आप आ रहे हैं, रंगमंच ही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारे साथ रुचि जी, रुचि भार्गव नरूला, जो कि एक हस्ताक्षर हैं जयपुर रंगमंच पर। अगली कड़ी में हम मिलेंगे एक नई हस्ती से, एक नई शख्सियत से। वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और हमें आशीर्वाद दें कि हम यूं ही इस हमारी यात्रा को अनवरत जारी रख सकें। अभी के लिए धन्यवाद।